चलो इधर ध्यान दो। टॉपिक अपने लास्ट में शुरू किया था कौन सा? अपने अम्ल शुरू किया था। अम्ल के बारे में कुछ खास खास बातें तुमने बताई थी। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन, अम्लों का मुख्य परमाणु कौन है? अब अम्ल की पहचान क्या? स्वाद में खट्टे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्लों में कौन सा परमाणु पाया जाता है? हाइड्रोजन। अम्ल मैथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करते हैं? और लिटमस पत्र को भी? और पीएच मान और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, लिखो अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। और नहीं है मार्कर, कोई कामयाब को नहीं हो रहा। इधर देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। परबल अम्ल, एक होते दुर्बल अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है, परबल मतलब शक्तिशाली, दुर्बल मतलब कौन कहते हैं ना, दुर्बल है ये तो, कमजोर। परबल मतलब शक्तिशाली, दुर्बल मतलब कमजोर। और अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड को अपने मानते हैं तेजाब। तो ऐसे अम्ल जो शक्तिशाली होंगे, जलाने का काम करेंगे, तेजाब होंगे। चेहरे पे फेंकते वो भी अम्ल होता है, नींबू खाते वो भी अम्ल है। फर्क है दोनों में कुछ? टॉयलेट में डालते हैं वो भी अम्ल है, टमाटर खाते वो भी अम्ल है, दही खाते वो भी अम्ल है। फर्क इतना है, दही में सिर्फ खट्टापन है, नींबू, मौसमी, नारंगी, संतरा, इमली, कच्चा गेहूं सब में खट्टापन है। टॉयलेट क्लीनर डाल रहे हो, जो भी माल मटेरियल सब नष्ट जाता है, अंदर जल जाता है। गाड़ी के बोनेट पर डालो, धुआं निकलेगा। चेहरे पे कुछ मूर्ख लोग एसिड फेंक देते हैं ना, है ना, कोई लड़कियों फेंक देते, कई बार ये भी होता है कोई बंदे के साथ भी दुश्मन हो तो अम्ल एसिड भी डाल देते हैं, जला देते हैं। तो फर्क क्या पड़ा? कुछ ऐसे अम्ल है जो सिर्फ खट्टेपन का काम करते हैं, बस 10-12 है। वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते, सिरके में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा, इमली में, सारे पढ़ेंगे। परबल का मतलब शक्तिशाली। परबल किसको कहते हैं? तो आप डेफिनेशन लिखो, ऐसे अम्ल जो शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जलाने का कार्य करते हैं। तेजाब होंगे, जला देंगे। धातु को भी जला देते हैं, जलाने का कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं। तेजाब होते शक्तिशाली। कौन से इसके अंदर उदाहरण? मेन 3 मानते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर है। आपका पेट दर्द होता है कभी कभी, या आप पार्टी में जाते हो, ज्यादा खा लेते हो, तब कई बार होता है बागड़ी में कहते आप आ गए, एसिडिटी होगी आज तो। चाय वगैरह ज्यादा पीते हो, है ना, 7, 8, 10 चाय पीते हो, कई बार डॉक्टर कहता है कि चाय बंद करो भाई, तेजाब बनता है तुम्हारे। वो बस यही है, ये हमारा आमाशय है ना, उससे निकलता है HCl। इसका काम है भोजन को अम्लीय बनाना। ज्यादा निकल गया ना, तेजाब का काम क्या? जलाने का। जब नाम ही तेजाब है, प्रबल है, तो जलाएगा। तो आमाशय के अंदर, आमाशय नहीं पेट जिसको आप कहते हो, उदर, हमारे उदर के अंदर खतरनाक जलन पैदा होगी, उसको हम नाम देते पेट दर्द हो गया, एसिडिटी हो गया, अम्लता आ गई। वो यही होता है हमारे पेट के अंदर। पढ़ेंगे पूरा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। HCl अगर ये नहीं आए, 2 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, जो आप ट्रैक्टर की, कार की, इन्वर्टर की बैटरी के अंदर भरते हो, है ना, H2SO4। एक और लिख लेना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सोनो साफ करना जानता नहीं पहला? वो बेसाब ही करके जानता, वो यूं करता बेसाब, ए दो लानता वे साफ करके उठ जा, बढ़िया दिहाड़ी पड़ती बने, शानदार काम हो। ये तो हो गए शक्तिशाली। अब देखो दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है? कमजोर। और अम्ल कमजोर होंगे तो जलाएंगे तो नहीं, तो गुण क्या होगा? अम्लों में गुण क्या होता है? बस खट्टे खट्टे लगेंगे, बस, और क्या है? तो ऐसे अम्ल जिनमें केवल खट्टेपन का गुण है, ऐसे अम्ल जिनमें केवल
खट्टापन पाया जाता है, मतलब जलाते नहीं है, तेजाब नहीं होते, बस सिर्फ खट्टा लगेगा। अब इसमें क्या आएगा, सब आ गए, जो भी आप खाओ खट्टा लगे वो दुर्बल ही है, सारे कार्बनिक अम्ल ही है। अब आपसे पूछते हैं दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? ध्यान रखना, सभी कार्बनिक अम्ल, जितने कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, सारे दुर्बल है। 12-13 बताऊंगा आपको नाम, सभी कार्बनिक अम्ल। पेपर में पूछते हैं कौन से अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, नीचे लिखा होता है कार्बनिक अम्ल, सही है। इंग्लिश में बोलो कार्बोनिक एसिड बोल दो। अब कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या है? पीछे ही कार्बन पढ़ा है अभी। कार्बन का मतलब जिसको जलाने पर ऊष्मा धुआं राख बने। अब आप सोचो आपकी जिंदगी में जो भी खट्टा आ रहा है ना, उसमें से कार्बनिक क्या क्या है, सोच लो। कार्बनिक का मतलब क्या हुआ? जिसको जलाने से ऊष्मा धुआं राख बनेगी वो कार्बनिक होगा। अब आप बोलो दही जलाओगे ऊष्मा धुआं राख बनेगी। दूध में भी एसिड है, लैक्टिक एसिड होता है। दही के साथ छाछ भी आ गया। वैसे दही छाछ को साइंस की लैंग्वेज में खट्टा दूध कहते हैं, ठीक है। नींबू ऊष्मा धुआं राख बनेगा। मौसमी, नारंगी, संतरा, इमली, टमाटर, आंवला, कच्चा गेहूं, कच्चा सेब, कच्चे गन्ने का रस, सबको जलाने पर ऊष्मा धुआं राख बनेगी। क्या किसी में जलाने का काम है क्या? भाई गन्ना खाया तो ऐसा होगा कि तेजाब बन गया आपकी बॉडी के अंदर? नहीं हो रहा ना, सिर्फ खट्टेपन का गुण है। तो ये कैसे हुए? तो ये जितने मैंने नाम बोले सब कार्बनिक अम्ल है। अब इसमें सारे के सारे कार्बनिक आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आगे इंडेक्स बना के पढ़ेंगे। बस मोटा मोटा अम्लों को 2 भागों में बांटेंगे, परबल अम्ल और, वैसे और भी होता है, थोड़ा और गहरे लेवल पे पढ़ो तो सांद्र अम्ल भी होता है, तनु अम्ल भी होता है, पर वो आपके काम की चीज नहीं, आपके लेवल पे नहीं आती, इसलिए अपने यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। तो क्या पूछेंगे? कौन से अम्ल जलाने का कार्य करते हैं और कौन से अम्ल में केवल खट्टेपन का गुण पाया जाता है? कौन से अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं? कार्बोनिक एसिड का कई बार फॉर्मूला आता है तो कई बार लिखा होता है सीधा ऐसे H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये भी आ जाता है कई बार। अपने पहले तो पढ़ते हैं सारे परबल, फिर पढ़ेंगे दुर्बल, यानी टोटल आपको पढ़ने 15 या 16 अम्ल। क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते ही होंगे ना, इमली में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा है, नारंगी में, ऐसे। तो पहले परबल अम्ल शुरू करते हैं। इसमें मैं 1 नंबर शुरू कर रहा हूं, HCl। इतना उतार लिया सबने, रफ कर दो इसको। चलो परबल अम्ल में पहला शुरू करो HCl। उसके निब पे डालो यार थोड़ी सी इंक खोल के, वैसे उठो और दोबारा डालिए। इसको यहाँ पे डाल दो, इसमें थोड़ा यहाँ पे डाल के ना थोड़ा सा इसको ऐसे रखो 2 मिनट, ये सूख गया आगे से। तभी तो मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, मारकर खुले मत छोड़ा करो, खुले छोड़ देते हो खराब हो जाते हैं। हाँ हाँ ले, फिर सबसे बढ़िया बात लो मार्कर कोई काम है मेरा, और काम की है मार्कर बिना केक कर। इधर देखो, 1 नंबर शुरू करते हैं परबल अम्ल में, पहला शुरू करें HCl। रासायनिक नाम तो इसका होगा हाइड्रो, और शायद मैंने आपको ये पढ़ाया भी था पाचन तंत्र में, याद आ रहा है? आप जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो। जब बायो चल रही था, जिसने पाचन तंत्र किसने पढ़ा है? टॉपिक असमंजस हो रहा, हाथ उठाएं कि ना उठाएं? उठा लो पढ़ा होगा ना, वहां पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? अगर आपने किताब दोबारा, नोटबुक दोबारा खोली होगी तो याद आ रहा होगा। इधर देखो, सामान्य नाम होता है इसका म्यूरेटिक अम्ल। पेपर में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं? आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। कहां से निकलता है? अमाशय से। क्या करता है? हम जो भोजन खाएंगे, रोटी सब्जी, उसको अम्लीय बनाएगा। पचना जरूरी है खाने का, ये मिल जाता है भोजन में। अब भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला अमाशय से, तो भोजन को माध्यम मिल गया अम्लीय। पेपर में पूछेंगे भोजन को अम्लीय माध्यम, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाना। पेपर में पूछेंगे भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा अम्ल प्रदान करवाता है, या यूं पूछ लेंगे भोजन को अम्लीय माध्यम में कौन सा अम्ल परिवर्तित करता है? 4 अम्लों के नाम देंगे, आप क्या बोलोगे? ये भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय के अंदर रस है, कौन सा रस? अमाशय रस। इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में कहते हैं जठर रस।
अमाशय रस में, हमारे पेट के अंदर यही होता है। और शरीर में अम्ल की बात है ना, पेट की, पाचन तंत्र कहीं भी जिक्र हो तो यही अम्ल मिलेगा। वो बात अलग है, मूत्र की बात करोगे तो यूरिक अम्ल हो जाएगा, अगर मांसपेशियों में दर्द की बात करोगे तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, वो अलग चीजें। पाचन में जो भी पूछ ले, पाचन में इसके अलावा कोई अम्ल है ही नहीं, एक ही है ये पाचन में, बस। जठररस में पाया जाने वाला अम्ल, इसी को कहते हैं नमक का अम्ल। कांच पर लिखने में यही अम्ल काम आता है। यार पेट में ज्यादा निकल गया तो हो जाएगी एसिडिटी। ब्याह शादी में जाओ नहीं, बोलो घिट लियो कई बार, कहते नहीं आप फरवा गयो, फिर बुढ़िया क्या देख रहा है, पेट चढ़ थोड़ा खबर, वो बस वही है। एसिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अम्लता। फिर आप इनो वगैरह लेके आते हो या पेट दर्द की गोलियां लेते हो, वो क्षार होते हैं, वो अम्ल के साथ मिलकर अम्ल को खत्म कर देता है, आपको पेट दर्द से राहत मिलता है। एसिडिटी का कारण, एसिडिटी का कारण भी यही होता है। चाय के अंदर मैंने बताया था कार्सिनोजन रसायन होता है, थीन। काम की बात भी बता देता हूं साथ में, थीन होता है चाय के अंदर, कार्सिनोजन केमिकल होता है, कैंसर का कारण बनता है। महिलाओं में जिनमें मासिक चक्कर प्रारंभ हो चुका है, ज्यादा मात्रा में अगर चाय वगैरह का सेवन करते हैं, फिर पेट दर्द प्रारंभ होता है, लंबे समय तक चलता है और समस्या आ जाती है व्हाइट डिस्चार्ज की। इसलिए डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर एसिडिटी हो रही है, इसलिए खास करके तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ये वही है पेट दर्द का, इसी की वजह से होता है। तो इसलिए वहां पर ये चीजें कम कर देनी चाहिए। एसिडिटी अम्लता का कारण भी यही है। अच्छा, आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, यार वो कालू चुप हो जा रहे डांग के है कबागड़ी, मेरे को सुन गाल सुननी है कि शाकाहारी सुननी है तो बता दो, मांसाहारी चाहिए तो बही दे दू, 1000 बार के चुपचाप बैठे रहो, 2 मिनट में डांग लाग जाए। अब पीएच मान पढ़ा होगा अम्लों का, और मैंने कल नहीं बोला था अम्लों का पीएच मान होता है 0 से, रियल में आप 0 से 7 नहीं कहोगे, आप 0 से कहोगे 6.999, ऊपर बारंबारता चल पड़ी, जो मैथ में करते हो ना बार लगाते हो, मतलब 9 खत्म और 0 शुरू, वो जो अंतिम अल्प समय है ना, वहां पर अम्ल खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही इसका भी कोई पीएच मान होगा। अगर पीएच मान की बात करें 1.2 होता है, और जितना पीएच मान कम होता है ना, अम्ल उतना ही शक्तिशाली होता है। जितना पीएच मान कम होगा, मैं बोल दूं पीएच मान 6.8 है तो ये दूध है, ये दूध है, तो सिर्फ थोड़ा सा खट्टापन सा महसूस होगा बस, ठीक है। मैं बोल दूं पीएच मान 1.2 तो तेजाब है, जला देगा। टॉयलेट क्लीनर लिख लो, टॉयलेट क्लीनर जो आते हैं उसमें यही होता है, साफ करने में यही काम आता है टॉयलेट क्लीनर में, ठीक है। ये इसकी खास बातें हैं। तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाना, जठरस में यही होता है, इसको नमक का अम्ल कहते हैं, कांच पर लिखने में काम आता है, और ज्यादा निकल गया तो हो जाएगी एसिडिटी, ठीक है, अम्लता हो जाएगी, पेट दर्द होने लग जाएगा। पीएच मान है इसका 1.2, ये आपका पहला शक्तिशाली अम्ल है जिसको म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये पहला अम्ल था HCl। अब दूसरा लिखो, दूसरा लिखो H2SO4। 2 नंबर प्रबल अम्ल पढ़ रहे हैं H2SO4, सबसे तकड़ा अम्ल यही है। रियल में तेजाब ये होता है, जब लोगों को HCl नहीं मिलता ना तेजाब, फिर इसको लेके आते हैं। सबसे खतरनाक यही है, इससे तकड़ा दुनिया में कोई अम्ल पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा कहते हैं। क्वेश्चन आया था ना अभी 2-3 दिन पहले, पूछा था सर रसायनों का राजा किसने पूछा था एक क्वेश्चन, वो यही है जो आप पूछ रहे थे ना सर कि रसायनों किसको कहते हैं, राजा कौन सा तत्व है, तत्व नहीं होता, अम्ल होता है वो। अब देखो इसकी खास बात क्या है, H2SO4 का रासायनिक नाम तो है सल्फ्यूरिक एसिड, रासायनिक नाम तो है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सबसे तगड़ा अम्ल यही है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 0 से 1 के बीच, इसका पीएच मान 0 से 1 के बीच है, और इसके बाद 1.2 आती आता है HCl, उसके बाद लगभग 3 चलते आता है नाइट्रिक एसिड। इससे खतरनाक अम्ल कोई नहीं है, सबसे पीएच मान कम इसका है, सबसे खतरनाक अम्ल है ये। और एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसके अंदर सल्फर है, दिख रही सल्फर, आवर्त सारणी याद करो, कितने नंबर पे आता है सल्फर, 20 तक परमाणु याद नहीं है,
बस आप 16 एक बंदे ने बोल दिया ना तो लाल लाल भेड़ चाल है, बाकी याद था रहेगा नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 पे आ रहा है। 16 पे आता है सल्फर। सल्फर क्या होता है? बागड़ी में बोलो तो प्याज और लहसुन काटते समय जो स्मेल आती है ना, वो सल्फर ही है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या? सल्फर है। एसिटोकोलिन एंजाइम है, जब काटते हो आंखों में आंसू होने लग जाते हैं, जिसको रो के दिखाना हो विवाह शादी में जगह प्याजिया काटता रहे नहीं हटे। गांव में एक सिस्टम हुआ जी, हम ब्याह शादी हुई नहीं जन काम कराना यूं हमारे ब्याह है, जन 2-3 बंदा जाओ जन सब्जी काटने लगा दे, तो प्याजिया काट, तू आलू काट भी इकट्ठा। वहां पे कोई प्याज वगैरह काट रहा है ना, विवाह भले किसी का हो, अब आंसू आ रहे हैं, अगला सोच रहा है वो क्या मेरे बापड़ो के दर्द है, दर्द के डांगे गटो के प्याजे दे रहे हो इसी बापड़ो के कर सी, वो एसिडोकोलिन है। इसके भी एक कारण है, जब आप प्याज काटते समस्या होती है ना सबके साथ, इससे पहले प्याज आप काटने पानी में भिगो के छोड़ दिया करो। प्याज का छिलका उतार के 2 कट लगाए, पानी में डुबो के। आप तो रूम पे खाना बनाते हो 2-3 प्याज काटते होंगे, पानी में डुबो के छोड़ दो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें लाइफ सक्रिय है ना, वो लोग प्याज नहीं काट पाते। कई इतने भी खतरनाक सिस्टम होता है कई लोगों की, कटते ही नहीं है उनसे प्याज। एसिडोकोलिन ज्यादा जिनके अंदर लाइफ में काम करता है वो लोग प्याज नहीं काट पाते, काटेंगे समस्या हो जाए, वो कहें प्याज नहीं काटूंगा और कुछ बोलते मेरे को, देखा होगा ऐसे। वो सब काम इसी का ही है। तो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड की बात करो, इसके अंदर सल्फर है, और ये प्याज और लहसुन में भी है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण कौन है? सल्फर। इसीलिए सल्फर का नाम पड़ा गंधक। गंध है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण है, तो हम बोलेंगे गंधक। अरे ये गंधक किसके अंदर है? सल्फर का साधारण नाम होता है गंधक, पढ़ाया था मैंने आपको। अब गंधक एक ही अम्ल में है, अम्ल तो बहुत है हमारे पास, आपको जो पढ़ने 15-16 अम्ल पढ़ने, किसी अम्ल में सल्फर नहीं आएगी, इसमें आएगी। इस एक अम्ल में ही सल्फर है, इसलिए इसको गंधक का अम्ल कहते हैं। पेपर में आता है किस अम्ल को गंधक का अम्ल कहते हैं? किसको कहते हैं? इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं गंधक का अम्ल, ठीक है। इससे तगड़ा कोई अम्ल नहीं है, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा ना बोलो तो आप इसे कह लो रासायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, रासायनों का राजा इसी को कहते हैं। कार की बैटरी होगी, ट्रैक्टर की बैटरी होगी, इन्वर्टर की बैटरी आती है ना आपके घर पे, बैटरी लगी होती है, उसमें ये भरा होता है, कहते हैं ना ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट नहीं होता, बैटरी में पानी मुख को पानी भरा के ले छाड़ ले, सुना होगा ना ऐसे, पानी वानी कुछ नहीं होता, और इस एसिड होता है ये बैटरी में भरा जाता है, इसलिए इसको बैटरी का अम्ल कहते हैं, बैटरी का अम्ल यही होता है। पर ध्यान रहे अगर पेपर में कई बार सांद्र और तनु नाम आ जाते हैं, सांद्र का मतलब है शक्तिशाली तेजाब, तनु का मतलब है पतला, तो बैटरी में तनु होता है ना कि सांद्र। तो बैटरी में होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन सा सल्फ्यूरिक होता है ध्यान रखना। अगर मैं इसके आगे लगा दूं ना सांद्र तो तेजाब बन जाएगा, तेजाब का रासायनिक सूत्र भी यही होता है, ठीक है। तेजाब का सूत्र, तेजाब का रासायनिक सूत्र, अगर पूछे आपसे तेजाब का रासायनिक सूत्र, वो होता है सांद्र H2SO4। तनु नहीं होगा, तनु लगाते तो ये बैटरी में भरेंगे, ट्रैक्टर के ऊपर बैटरी रखी होती है ना उसमें ये होता है, पर फर्क इतना है वो तनु होता है, सांद्र लग गया तेजाब बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो तेजाब होगा, ये जलाने का काम करेगा, एसिड होता है। अब ऐसा नहीं है सर फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब नहीं होता, होता है, वो भी तेजाब है, नाइट्रिक एसिड वो भी तेजाब है, पर सबसे खतरनाक ये तो डालने के बाद हड्डियां तक जला देगा, ये इतना खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक डालोगे वो भी जला देगा, नाइट्रिक भी जला देगा, पर सबसे खतरनाक ही, इसलिए तेजाब का सूत्र इसको मानते हैं। अब ऐसा नहीं तेजाब HCl नहीं क्या है, तेजाब वो भी तेजाब है, पर तेजाब का फिक्स फॉर्मूला इसको देते हैं क्योंकि इससे तगड़ा कोई अम्ल है ही नहीं, इसलिए तेजाब का सूत्र इसको मानते हैं। जो होता है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पर यही है, शुक्र ग्रह के श्वेत मीठे पीले मोटे बादल अगर पूछे सीधा लिख लो आप शुक्र ग्रह पर, या पूरा लिखो तो आप ऐसे लिखो शुक्र ग्रह के श्वेत मोटे पीले बादल किस अम्ल से निर्मित है, यही है। इसलिए शुक्र ग्रह पर जाने वाले बहुत कम देखे होंगे आपने, एसिड जलन पैदा हो जाती वहां जाते आंखों के अंदर, खतरनाक। तो शुक्र ग्रह के श्वेत मोटे पीले बादल की अम्ल से बनी, इससे ही बनी हुई। बैटरी में ये भरते तेजाब है, रासायनों का राजा है, अम्लों का राजा है, गंधक अम्ल कहते हैं। एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसके अंदर सल्फर पाई जाती है, ये इसकी खास बात है।
बिल्कुल, लहसुन के अंदर सल्फर है, चांदी से अभिक्रिया करते ही सल्फर बना देते Ag2S। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं धातु टॉपिक में, जब चांदी पढ़ाई थी बताया भी था चांदी के बर्तन या चम्मच में सल्फर युक्त भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांदी सल्फर से अभिक्रिया करके विषैला घटक बनाती है अर्जेंटाइट। ये अर्जेंटाइट बन जाता है, विषैला है। इसलिए चांदी के बर्तन में राजा महाराजा भी दही वगैरह का सेवन नहीं करती थी, पित्तल कांसा का होता था। पुराने जमाने में अगर आप सिस्टम देखा होगा, गांव में जहां ब्याह हुआ जन दही दुही देख रहे हैं छोरे ने, वो गोल गोल हुए नहीं बटकी हो, वो या कांसा का होगा या पित्तल का होगा या तांबा का होगा। राजा महाराजा के पास चांदी होती नहीं थी क्या? बहुत थी, पर वो भी कभी चांदी यूज नहीं करते थे। कभी भी इतिहास में आपने कहीं पढ़ा होगा चांदी के बर्तन में कुछ काम हो रहा है? नहीं। कारण चांदी सल्फर से अभिक्रिया करके अर्जेंटाइट बनाती है, तो विषैला होता है, जहर बन जाता है बॉडी के अंदर। तो राजा महाराजा कभी देखा है कि ये फलाना राजा था, इसके पास इतने सारी जमीर जायदाद थी, ये चांदी के चम्मच से दही खा रहा है या रोटी है चूरड़ी चांदी के चम्मच लगा के खाने में? कभी नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए चांदी को वहां पे उपयोग नहीं करते। आपने जो चांदी पहनी भी रखी थोड़ी हल्की काली हो जाती है, नोटिस किया होगा? देख क्या रहे हो, पहन रखी है वो, देखो यहाँ के देखो पैरडी को अंदर के देखो, पहन रखी हुई ना, काली हो जाती है ना, कारण है सल्फर ही है ये। चांदी साफ करवाते हो, सोना साफ करवाते हो क्या? वो मूर्खता है, आप सोना भी साफ करवा सकते हो, डोल गए साबुन वो साफ कर भी दिया गया। सोना है वैसे भी आप धो लोगे कितना मर्जी पानी मेरे को जंग नहीं लगता, सोना अभिक्रिया करता है। चांदी हल्की सी काली हो जाती है, वो कारण ही सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है वायुमंडलीय, इस वजह चांदी हल्की सी काली पड़ती है, जंग उस पर भी नहीं लगता, सब काम सल्फर का है, ये अर्जेंटाइट होता है। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, यहाँ एक काम की चीज नहीं पढ़ा दिया था मैंने। हो गया सल्फ्यूरिक एसिड खत्म। चलो एक और पढ़ते हैं आगे वाला, तीसरा शक्तिशाली। अच्छा एक और इसमें लिख लेना, इधर ध्यान दो भाई थोड़ा सा, इसका पीएच मान होता है 0 से 1 के बीच। हम लोग का पीएच मान कितना? 0 से 7 के बीच पीएच मान आया ना, 2, 2.2, 3.2, 4.5, 6.9 भी आ गया, सब अम्ल है। सबसे कम पीएच मान इसी का ही है, इसलिए सबसे तगड़ा ही है, इसलिए इसको अम्लों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा। पीएच मान लिखना 0 से 1 के बीच रहता है। तीसरा आपका अम्ल पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल, तीन ही पढ़ने, इसके अलावा और भी होते हैं वैसे, हाइड्रोफ्लोरिक भी है, हाइड्रोक्लोरिक भी है, हाइड्रोब्रोमिक है, हाइड्रो आयोडिक है, पर वो आपके काम नहीं है, वो सांद्र तनु हो जाते हैं। आपका 10th लेवल का सिलेबस है तो +2 वाले तो मत ही पढ़ो, आप छोड़ दो। इधर देखो HNO3, इसको आप नाम दोगे नाइट्रिक अम्ल। सोरा होता है ना, सोरा, सोरा देखोगे ना दीवार के पास, जैसे ये सोरा ये यहाँ पे ये निकल रहा है ना, या आप खेत में ट्यूबवेल का पानी लगाते हो, सफेद सफेद सा ऐसे कुछ तैरता हो दिखता आपको, कहते ट्यूबवेल का पानी लगावा जमीन खराब होने लगी, नेरगित बारी आवा को नहीं, वो सोरा ही है, नाइट्र होता है, इसी को कहते हैं, ये होता है वो। कहते ट्यूबवेल को पानी क्या बोर तो कर लियो, पानी निकल ऊपर खारो है, माने को नहीं फसल है, सोरो है, नाइट्र है, कड़वा होता है, इसकी वजह से होता है सोरा। इलाज इसका यही है कि अगर पानी पर्याप्त मात्रा में आ रहा है ना, हाँ सल्फर डालो या फिर आप क्षारीय घटक डालो मिट्टी के अंदर, पर क्षारीय घटक काम तब करेंगे जब पानी आएगा। मिट्टी के अंदर सोरा है तो आधो फुट पौनो फुट जमीन तो भी खराब हो रही है, वो तो वैसे काम आएगा ही नहीं, है ना। नहर का पानी हम क्यों लगाते हैं पता है? पानी तो ट्यूबवेल वाला भी है, साथ में मस्त दिखता है, ट्यूबवेल का पानी देखो वो इतना साफ है कि कोनी कचरोगे वहां, बिल्कुल पारदर्शी होता है। नहर का पानी आएगा मटमिला, कई बार देखते हो तो न्यूज में आता है पंजाब का पानी छोड़ियो कचरो और गंद मंद छोड़ दियो, कई बार आवा यहाँ लाल लाल रंग हो, कई बार डीजल से होगा कालो किरतो सिद्धो, देखा होगा ना। नहर का पानी आ रहा है तो बाहर की मिट्टी घुली हुई इस पानी के अंदर, अलग अलग प्रकार की है मिट्टी, वो कोई लाल मृदा आ रही है, कहीं से काली मिट्टी आ रही है। वो पानी जब खेत में जाएगा, मिट्टी तो है ही पानी में, नहर का पानी कभी भी आप ऐसे करके देख लेना, ऐसे मिट्टी तैरती हुई दिखेगी, वो उपजाऊ मृदा होती है, वो हमारे खेत में जाएगी ना, वो नाइट्रो को खत्म करती है, इसलिए लोग कहते हैं नहर का पानी लगाओ। बाकी पानी तो वो भी H2O है, वो भी H2O है, पर वो उपजाऊ मृदा आ रही है पानी के अंदर तैर कर, जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है, इसलिए नहर के पानी को तरसते हैं, ये कारण है। नाइट्रिक अम्ल देखो, इसकी अगर बात करें तो सोरा या नाइट्र, पर एक जगह काम भी आता है ये, कहां पर? जो अभी बताया था मैंने, सोनो साफ करना जानता नहीं, अम्ल राज या एक्वारेजिया बनाने में।
अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में। प्लस में अम्लीय घटक आप जो भी पॉइजन खेतों में डालते हो, उर्वरक डालते हो, नाइट्रिक एसिड उनके अंदर मिला होता है, तो एक उर्वरक बनाने में काम आता है। स्प्रे वगैरह करते हो ना, पॉइजन जहर उर्वरक के रूप में काम करता है। एसिड है तेजाब, तो वायुमंडल के अंदर कहते हैं सुंडी पड़ गई, मच्छर बहुत हो गया, पीड़ियो तेल लो, दौड़ियो तेल लो, और बागड़ी में क्या है नहीं, उर्वरक बनाने में भी काम आता है। पेपर में आता है कौन सा अम्ल उर्वरक दर्शाता है, उर्वरक नाम आए तो कौन सा होगा, जीवता हो गए। हाँ तो बोलो फिर, उर्वरक बनाने में कौन सा काम आएगा ये, बस तेरी खास। अब आप सोचोगे सर ये एक्वारेजिया क्या समस्या है, या आप पूरा ही लिख लो बनाने में। इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, हिंदी में कहते हैं अम्लराज। ये बनता कैसे है, अब जो 3 अम्ल पढ़ाए थे ना उनमें से 2 मिक्स कर लो, इससे आप सोना साफ कर सकते हो। ठीक है, करना नहीं है, बाकी बता देता हूं कैसे होता है। तो वो अम्लराज एक्वारेजिया। पहला अम्ल कौन सा था, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक दोनों को मिला दो। इसमें अगर ने सोने का आपने आभूषण डाल दिया, कोलगेट वाला ब्रश ले लो, उससे भी रगड़ दोगे ना, गया कैरेट, 5 मिनट का ही काम है। जिसको आप कैरेट कहते हो वो सारा घुलकर कटोरी के पेंदे में आ जाएगा, आभूषण बाहर निकलेगा, आपको लगेगा खतरनाक चमक आ गई, वो इसी का काम होता है। एक बार जो कैसे पढ़ लेते हैं अभी, बस 2-3 खास बात है इसकी। अब आप हेडिंग डालो एक्वारेजिया अम्लराज कैसे बनता है। देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण होता है, या एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, क्वेश्चन है। तो आप लिख लो एक्वारेजिया या अम्लराज। इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, हिंदी में कहोगे अम्लराज। अम्लराज, इस राज से मुझे एक लाइन याद आ गई, एक नाम आता है अम्लगम, ध्यान रखना, बब्बलगम नहीं है अम्लगम। किसी भी धातु के साथ पारा मिला दो, अम्लगम है वो। ये अम्लगम नहीं है, ये अम्लराज है। ठीक है, ये नाम से मुझे याद आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अम्लगम किसे कहते हैं। किसी भी धातु के साथ पारा धातु का मिश्रण होगा ना, उसका नाम अम्लगम होगा। कोई धातु, मेरे पास सोना है ना, मेरे पास लोहा है, उसे मैंने पारा मिला दिया, वो अम्लगम है। मेरे पास चांदी है, पारा मिला दिया, अम्लगम है। तो किसी भी धातु के साथ पारा धातु का मिश्रण है वो अम्लगम कहलाता है। ये अम्लगम नहीं है, ये अम्ल, समझ में आया। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लो शॉर्ट में साइड में, Hg पारा। किसी भी धातु के साथ पारा मिला दोगे ना, पारा का प्रतीक तो सबको पता ही है Hg, तो वो अम्लगम है। कोई भी धातु के साथ पारा मिला दो, वो मिश्रण अम्लगम कहलाएगा। अम्लगम नहीं है, अम्लराज है। इधर ध्यान दो, अम्लराज है क्या, यहां देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशो ले रहा हूं मैं नाइट्रिक एसिड के साथ। कितना रेशो, 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। जो सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना यानी Au ओरम, चांदी का प्रतीक होगा Ag, प्लेटिनम का Pt, जैसी ठोस धातुओं को गलाने का कार्य करता है। वापस सुन लो एक बार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। जो सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी ठोस धातुओं को गलाने का कार्य करता है। प्रकृति की सबसे कठोर धातु को ने प्लेटिनम, ये इसको भी गला देता है, इतना खतरनाक होता है। इसका नाम है एक्वारेजिया। होता क्या है, ये काम आता है साफ करने में। थ्योरी सिद्धांत मैंने आपको बताया था। पहले वाले जमाने में गांव में आते थे सोना साफ करने वाले, गलियों में घूमते थे ना, एक जोड़ी हो तो काख में 2 बोतड़ी होती वहां, एक छोटो सा बटकी हो तो, एक बुरस हो तो, कोलगेट आड़ो या कोई और 1-2 ब्रश रखते थे। एला मारता गलिया में, सोना साफ करवा लो जी, सोना साफ कर लो, जोड़ते डावा, सुना होगा ना पुराने वाले जमाने में होता था। महिलाएं है ना, कहती बाजार जाओगे ना, बुजुर्ग अगर बैठते हो दादा दादी के पास तो कहानियां बताते हैं। वो बुजुर्गों के पास एक आप बैठोगे ना, एक खास बात है, उनके साथ समय बिताओगे, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आजकल बैठते नहीं हो, बात अलग है, तो टाइम ही कौन मिले, फेसबुक इंस्टाग्राम में बूढ़िया के ना घट जावा, बूढ़िया आप ही तक बापड़ो बैठे हैं, कोई आवे तो तय करा, वहां जाओगे वो कुछ चीजें बताएंगे, वो काम आती है।
पुरानी साइंस बहुत तगड़ी थी वैसे। वहां पे पुराने वाले जमाने में ना, जैसे आजकल तो सब काम अपने बाजार रहते कर लेते हैं, पहला कोई 6 महीना 5 महीना 4 महीना बाजार आनता, सौदो लेना आनता, काम ही को नहीं और बाजार आके अब तो डेली गेड़ो लगे। पहला सिस्टम नहीं था, बस वगैरह चलती, कोई चाणचक ही गेड़ो लाग तो कदी तो वह कहते थे बाजार जा रहे हो, मेरी पजेब है, वो है, नहीं झोड़ चढ़ा के ले, काली होगी साफ करवा के ले, ऐसे कहते थे। फिर लोग आने लगे गाँव में। अब जब मार्केट जाती नहीं, गांव की औरतें बूढ़ी होती थी, वो आवाज लगाते थे सोना साफ करवा लो, सोना साफ करवा लो। लुगाया भोगड़ ही भोगड़ खोलता ही आगे, भोगड़ भी नहीं, भोगड़ आवाज लगाती थी, आजा भाई सोना साफ करे भाई जी के, हाँ आ जाओ कर दिया, आजा आजा। वो 50 या 100 रुपए लेता था, उसके पास 2 बोतल होती थी। अब काम क्या करता बंदा, वो एक बोतल के अंदर, ये मान लो बोतल है, एक में तो होता था उसके पास HCl, एक बोतल में उसके पास होता था HNO3। अब इन दोनों को वो कटोरी के अंदर मिक्स करता था, दोनों विलियन डालता है, या पहले से वो बोतल मिला के ले सीधा वो कटोरी में वही डालता है। अब उसने डाला किस अनुपात में, 3:1 का मतलब ये है 30 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ले लो आप, वो भी कौन सा लेना, ध्यान रखना सांद्र है ये भी तनु नहीं होगा, तनु तो तेजाब नहीं होता, सांद्र तेजाब होता है। 30 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, 10 बूंद नाइट्रिक की, 30:10 कितना हुआ, 3:1 हो गया। या यूं बोल दो 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 लीटर ले लो नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिक्स कर दो, ये बन गया एक्वारेजिया। अब वो आभूषण जो औरत देती थी, उसने वो कटोरी में डाला, लोगों के वो 1-2 बार बाहर निकाला, अंदर डाल के फिर वो बता ही लगा लें, तो फिर लुगाइन और घरे टाबर टूबर किए तकड़ाएगे के काम धंधो टोर रखे, टाबरिया के घटे पड़े, नौकरी लग गया कोनी, क्यों वो 5 मिनट अपने साफ करना हो तो फिर वो ब्रश से ही रगड़ रहा है आभूषण को चारों तरफ से, 5 मिनट में रगड़ के जो वो बाहर निकालेगा, आपको सोने का आभूषण शानदार चमकता हुआ प्रतीत होगा। महिला होगी खुश, सागा 50 रुपया 100 रुपया लियो, जोड़ियो खाक मंगा लियो, चाल पड़े। जब वो आभूषण को रगड़ रहा था ना, तो कैरेट वाला मामला इस कटोरी के पेंदे में चला गया, क्योंकि ये एक्वारेजिया प्रबल संक्षारक होता है। कैरेट तो सारा घुल के कटोरी के पेंदे में चला गया, और इन दोनों अम्लों की एक शानदार चमकती हुई परत जो थी ना, वो उस आभूषण पर चढ़ गई, बाहर निकाला, शानदार चमक पैदा हो गई। आभूषण दिया महिला को, वो निकल लिया। अब महिला ने आभूषण पहना, सूर्य का प्रकाश आया, 24 घंटे का 48 घंटे का समय लगेगा बस। सूर्य का प्रकाश आया, आभूषण पे गिरा, तो अम्लों की जो परत थी वो वायुमंडल में होगी वाष्पीकृत। फिर देखते थे सोना साफ करने वाला आया था, साफ करके चला गया। इसलिए आजकल गांव में जोड़ चढ़ाना आवा कोनी को कुट्टा है बहुत, आजकल लोगन गांव में अशाना हो गया, जना को नहीं आवे, ये होता था वो। अब वो आभूषण है ना, एक बार निकालेगा खतरनाक चमकेगा, आपको लगेगा वाह भाईडा रियल में साफ कर दियो, भाई तो साफ कर दियो। वो चमक तो दिख रही है ना, वो आभूषण की नहीं है, वो इन अम्लों की है। अब ताप गिरेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा अम्लों का, तो वो तो उड़ गया बाबन के, अब नीचे सीधा क्या निकलेगा, लोहे का जैसा आ गया सिस्टम, कैरेट तो गया, वो बेकार हो गया सारा आभूषण। तो पेपर में क्या पूछेंगे आपसे, एक्वारेजिया किन किन अम्लों का मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है, सोना किस अम्ल में विलेयशील है, चांदी किस अम्ल में विलेयशील है, प्रकृति की सबसे कठोर धातु किस अम्ल में विलेयशील है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, निम्न में से 3:1 का, निम्न में से 3:1 का एक्वारेजिया क्या है। आपको ऑप्शन दे दिया इस टाइप से, निम्न में से 3:1 का एक्वारेजिया क्या है, निम्न में से 1:3 का एक्वारेजिया क्या है, 1:3 का, 1 ये 3 ये। अब उत्तर क्या है, ध्यान रखना वो 1:3 बोल रहा है कि 3:1 बोल रहा है। अब आप सोचोगे सर ये हमें कैसे याद रहेगा, भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे। और तरीका बता रहा हूं याद करने का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखो कितने आपको कैपिटल लिखे हुए दिख रहे, 1 2, जिसमें 3 दिख रहे हैं उसके अनुपात 3 होंगे बचे हुए के। यहां देखो 1 2 3, तो 3 यहां आएगा, 1 यहां। अब आप इसको 1:3 बोलोगे तो आप बोलोगे नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर आप 3:1 बोलोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। समझ गए, ये 2 अम्ल काम करे परबल मिलके, परबल का इतना ही काम था, खत्म। रफ कर दूं। अब पढ़ते दुर्बल, हेडिंग डालो दुर्बल अम्ल।
तो सोना साफ करवाओगे क्या? पहली बात तो सही है ही नहीं। कहाँ है मार्कर? कौन सा लेके आए थे? भी देना, अभी जो लेके आए थे वो ये लेके आए थे। कोई ना, करवा लेना साफ, करवाना चाहो तो आपकी मर्जी है। ज्यादा हो तो मुझे दे देना, मैं कर दूंगा साफ। इधर देखो कालू, इधर देखो, दुर्बल अम्ल। दुर्बल क्या है तो लिख लो, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। 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 अब देखो यहां से आपको क्या पूछेंगे, किस में कौन सा अम्ल है, एक इंडेक्स बना लो। यहां पर तो लिख लोगे आप स्रोत, यहां पर आप लिखोगे अम्ल का नाम, भी कौन सा सोर्सेज है, कौन सा एसिड है, किस स्रोत के अंदर कौन सा अम्ल होगा। एक छोटी सी इंडेक्स बना लो, सारे पढ़ लेते हैं। ये आपको नाम है, याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बार बार गहन अध्ययन से ही याद होंगे ये। जहां जो ट्रिक वाला सिस्टम होता है मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, पर जहां नहीं होगा वहां आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं आपको पेट या फिर जठर रस कौन सा अम्ल है? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। 2 नंबर प्राकृतिक स्रोत जो आपको खट्टे खट्टे याद आ रहे हैं, नाम लेते जाओ। दही, दही बोल दो, छाछ बोल दो, साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं खट्टा दूध, तो छाछ यही है। अब पतली छा में घिसोसी, जाडी छा में घिसोसी, बोली जम्बेड़ी दही है बिम घिसोसी, जाडी दही में घिसोसी, इया कौन हो पेपर में बोल तो दिया मैंने दही या छाछ। पतली छा जाडी छा नरी होगी तो छाछ ही है। केरी अलग है, केरी यहां नहीं है, केरी छा होगी, केरी कच्चा आम होता है, उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल है। बता रहा हूं, शांति रखो। पेपर में छा नाम देखियो आज तक ऐड होगी दी, मुंह थारो छाछ हुए छा में घिसोसी। जो काम की चीज नहीं है ना वो मत पूछा करो, पता है तुम लोगों को जब आएगी नहीं। दही आ गई तो ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद में मैं बोलूं खट्टे पदार्थ, दूध खट्टा पदार्थ है कि किसो है? दूध अड़ो क्या मान जाओ, ठीक है देशो बेइज्जती करना में स्वाद आवत मन भी बता दो। बागड़ी आवा मन, बागड़ी बंदो, बागड़ी में कर दूंगा बढ़िया, कसुत्ती करूंगा शानदार, एक नंबर बेइज्जती करूंगा। इधर देखो, पढ़ लो प्राणियों, पढ़ लो, पढ़ाई के टाइम में ध्यान दे लिया करो। बकवास करना थरगन 24 घंटा में और टाइम होना ही पड़े कर रहा है। सोशल मीडिया के कितनी बकवास करो, बोली देखी बकवास भी अपत हो रही नहीं तो रील बना चला दे करो, स्टेटस लगा दो, लोग आप ही देख ले यार टूम घटवाइए लाइक और मिलेगा, टूमान लाइक नहीं मिल रहा आजकल, ठीक है। तो बट्ठे करेगा बकवास, पढ़ना टाइम पढ़ लो। इधर देखो खट्टे पदार्थ, अगर खट्टे पदार्थ की बात करें ध्यान रखना, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं नींबू, मौसमी, नारंगी, संतरा, जो भी आप बोल दो, सिर्फ आंवले को छोड़ना है। देखो खट्टे पदार्थ का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनको खाने पर आपकी आंखों में झंझनाहट पैदा हो जाए। हाँ, आंख में चीजन लग जाए जी। आप 2-3 नींबू है, आपको बोलेगे मुंह खोल, खोलते 3-4 नींबू मुंह में धक्का उनको डांटो लगा दे क्या लगे, बस वो खट्टे हैं। तो आपको पेपर में अब अलग अलग डिफाइन कैसे करना है, वो खट्टे हैं। अब देखो नींबू खाने पे सिस्टम अलग होगा, वही मैं बोल दूं आपको इमली खानी है, फर्क है कुछ, बिल्कुल फर्क है। इमली है स्वादिष्ट खट्टा, नींबू वो वाला खट्टा है मस्त नहीं लग रहा। मैं आपको बोल दूं पका हुआ आम, खट्टापन तो उसमें भी है, पर केरी वो अलग प्रकार का है। तो ध्यान रखना, वो आपसे पूछे कच्चे आम में कौन सा अम्ल है, पके हुए आम में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा है,
इमली में कौन सा है, संतरे में कौन सा है, नारंगी में कौन है, मौसमी में कौन है, आंवला में कौन है। तो आप सीधा डिफाइन कर लो, ऐसे खट्टे पदार्थ जिनको खाने पर आपकी आंखों में झंझनाहट पैदा हो जाए, उनमें तो सिट्रिक अम्ल होगा। इंग्लिश में कई जगह इसको साइट्रिक अम्ल भी लिखा जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यही होता है वो साइट्रिक एसिड। अब मैं लिख रहा हूं मस्त वाले खट्टे, कौन से, स्वादिष्ट खट्टे पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए इमली, पका आम, पका अंगूर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, पका हुआ अंगूर। ऐसे जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्कुल इसी में ही है। अब देखो, पका हुआ आम स्वादिष्ट खट्टा है, स्वादिष्ट खट्टे में होगा टार्टरिक अम्ल। अब मैं बोलूं आपको सर केरी, तो केरी कच्चा आम है, कच्चा आम सिट्रिक अम्ल, पका आम टार्टरिक अम्ल। ठीक है, मैं बोलूं पका हुआ अंगूर, पका हुआ अंगूर मस्त होगा, टार्टरिक अम्ल। कच्चा अंगूर झंझनाहट होगी, सिट्रिक अम्ल। समझ गए? तो स्वादिष्ट वाला इधर, दूसरे वाला इधर। और 5 नंबर, अब ध्यान रखना एक चीज, खट्टे पदार्थ में सारे ही आ जाएंगे जिनको खाने पर आंखों में झंझनाहट पैदा हो। आंवले को छोड़ देना है, नींबू खाने पर भी झंझनाहट होगी, आंवला खाने पर भी होगी, पर आंवला इसमें नहीं गिनना है क्योंकि आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, इसलिए आंवले में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला अलग होगा। इसमें सारे ही आ जाएंगे खतरनाक खट्टे, सिर्फ एक नहीं आएगा, कौन सा, आंवला जो होता है उसमें अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और पढ़ाया भी था विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी यही होता है। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी। आंवले का वैज्ञानिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्यों? विटामिन सी में सर्वाधिक मात्रा में किस में पाई जाती है विटामिन सी, आंवले में होती है, तो नाम भी वही है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके अलावा और टमाटर, कच्चा टमाटर खाओगे ना उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है, कच्चे टमाटर में थोड़ा सा खट्टापन होता है, वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आप कच्चा सेब खाओगे उसमें भी खट्टापन होगा, सेब में भी अम्ल होता है, कच्चे सेब में, वो होता है मेलिक अम्ल। कच्चे सेब में भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, वो होता है मेलिक अम्ल। उदाहरण और पढ़ते हैं, पेपर में डायरेक्ट आता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में, आंवले में, इमली, पका आम, पका अंगूर, नींबू, मौसमी, नारंगी, संतरा, कच्चा आम, कच्चा अंगूर, सिट्रिक अम्ल। दही में, जठर रस में, नीचे जगह नहीं है मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, आप 8 नंबर डाल लेना यहां से, ठीक है, ऊपर 4 तक, ये लो 4 तक मिटा देती। खुश बोल दे, खुश कौन ही हो ना, हो तो मेरे के लिए ना हो। इधर देखो, सेब के बाद में 8 नंबर, सिरका, अचार बनाते हैं ना, सिरका डालते हैं, क्यों डालते हैं? तेलीय खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए ना अपने सिरका डालते हैं। आप अचार बनाओगे ना, सिरका डाल देते हैं, गांव में नहीं डालते, कोई बात नहीं, नोटिस किया होगा बुजुर्ग ऐसे कहते हैं, आपने अचार बने हाथ से निकालते हो कई बार, कहते चमचो कौन दिखोगे, हाथ क्या मगा लिया, खराब होती सी, समझ, खराब हो जाता है। उनकी बात सही है, कारण क्या है? आपका हाथ वायुमंडल के संपर्क में, इसमें एक कोशिका जीव बहुत सारे हैं, ये अशुद्धियां जब भी ऑयलिक फूड के अंदर या तेलीय खाद्य पदार्थ के संपर्क में जाएगी ना, हाथ उसमें गया, वो उसमें प्रविष्ट कर गए, ऊपर से वो बंद पड़ा है, अब वो अंदर अवायवीय शोषण करते हैं, फिर बुफन जम जाए अचार पर, बागड़ी में क्या कवक होता है, कवक, फंगी लग जाती है,
इसलिए कहते हैं चम्मच वगैरह से निकालो, स्पेशल एक चम्मच डाल देते अंदर, इससे निकाल लो। अब आपने एक काम ना हो तो, खराब ना हो तो, आप मार्केट वाला अचार लेके आते हो, नोटिस किया वो थोड़ा सा कड़वा होता है ना। मार्केट से आप लेके आओगे 100 रुपए 120 रुपए किलो देता है आपको आराम से, है ना। कड़वा इसलिए होगा वो एक साथ बनाएंगे, वो ऐसे है नहीं कि 2 किलो अचार बना के बेच देगा, 50 केजी 1 क्विंटल साथ बनाएंगे, वो उसमें ज्यादा नमक डालते हैं, कारण नमक एक खाद्य परिरक्षक है। अब आप एक बात सोच लो, ढंग से समझ लो, पेपर में कई बार आ जाता है खाद्य परिरक्षक क्या है। खाद्य परिरक्षक वो होते हैं जो तेलीय खाद्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। नमक एक खाद्य परिरक्षक है, नमक ज्यादा डाल दो अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। खाल वगैरह होती है, ये जो कसाई लोग हैं खाल वगैरह बेचते हैं ना, चमड़े के जो जूती वगैरह बनती है, जूते बनते हैं, है ना, तो एक चमड़ा वगैरह होता है ना, उसको उस नमक रगड़ते हैं उस पे, फिर लटका देते हैं ऐसे, देखी होगी खाल वगैरह, खाल उतारते दो जी हाँ, अपने घरे पल्ली चादर सूखे नहीं का वो सूखे भी अतनी पर सूखे यहाँ खाल, वो नमक लगाते उस पे, कारण है वायुमंडल के बैक्टीरिया है ना, वो चमड़े से भीग ना करे, तो वो लंबे समय तक चल जाता है। ऐसे सिरका होता है ना, वो भी एक खाद्य परिरक्षक है, समझ में आया, खाद्य परिरक्षक है। पेपर में कभी पूछे ना खाद्य परिरक्षक क्या है, एक तो सिरका मिलता है ऑप्शन में, नहीं मिले तो नमक आ जाता है, नमक भी एक खाद्य परिरक्षक है। इसलिए वो अचार कड़वा होता है, क्योंकि वो 1 क्विंटल बनाए, हो सकता है वो अचार 10 दिन में बिक जाए, हो सकता है महीनों ही लाग जाए बिकने में, तो वो खराब नहीं होता, इसलिए वो कड़वा होता है, नमक ज्यादा डालते हैं। तो सिरका होता है वो हम अचार में क्यों डालते हैं, क्योंकि सिरके में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा और घास फूस, खेत में जाते हो चरते हो ना, कभी कभी चरो, सरसों वगैरह डांकड़ा खाओ नहीं, गड़ो मार दो खेत में, इन्हों डाली तोड़ दी, और रिश्तेदार आज चलो खेत को मार लिया, डाली तोड़ ली, सरसों की ठीक है चरखी से बन लाग रही है, चरते हो, कोशिश की हो कभी, थोड़ा सा खट्टापन लगता है। घास फूस जो भी आप खाओगे ना खट्टापन लगेगा। घास फूस में एक अम्ल होता है, वो होता है बेंजोइक अम्ल, फॉर्मूला नहीं आएगा तार लेवल पर, कौन नहीं आया, फिर ये फॉर्मूला लिखना तो लिख ले, तो लिख ले, आगे शांति। और देखो तुम लोग ये नाम याद रखो, थारे पहली बात यही कंठा फंस जाएगा, सूत्र को ठीक ही करूंगा, ध्यान नाम थारे ही याद को नहीं, सूत्र ओ है सूत्र C2H5 बेंजोइक अम्ल को लिख ले, ना याद हो फिर बात झींट पड़ दूंगा। इधर देखो बेंजोइक अम्ल, उसके बाद में कच्चा गेहूं, नाम याद रख लो, तुम लोग पेपर में नहीं आएंगे, तुम्हारे को पेपर में देखा है सूत्र लिखा हुआ, मान ध्यान है 10वीं तक स्पेलिंग एक घंटा फंस जाएगी, नाम ही सही है, सूत्र कौन दे बेटा ने, बाकी मैं सारा लिखा दूं, याद करने का आसन होनी चाहिए। कच्चा गेहूं वो है ग्लूकोनिक अम्ल, पर खे बेटा तने गुरु जी आज ये 6 साल हो गया मन पढ़ाता है, ग्लूकोनिक अम्ल। और उसके बाद हो गया कच्चा गन्ना, गन्ने का रस लिख रहा हूं मैं, पर ध्यान रखना कच्चे गन्ने की बात करूं, पक्का हुआ लोगों को मीठा होता है, कच्चा गन्ना आप लोग है ना कभी नोटिस करना, हल्का सा खट्टापन होगा, तो गन्ने का रस कौन सा, वो भी कच्चा। अभी जो गेहूं है ना खेत में, कच्चा गन्ना समझ रहे हो, कच्चा गेहूं समझ रहे हो, अभी खेत में जो बालियां लगी हुई ना गेहूं की, उसमें से आप तोड़ना, ऐसे दलदल सी निकलेगी, ऐसे आप यूं करोगे ना पानी से निकल जाएगा, हाँ वो खट्टा है, खट्टा होगा। जैसे अभी गिन रहे हो ना खेत में जाते हो कि ये बाल के अंदर 60-65 दाना है, ठीक है झाड़ देगी, 55 दाना है, पता कहते हो ना, वो अभी जो मिल रहा है ना उसमें खट्टापन होगा, कभी भी चबा के देख लेना आप, वो ग्लूकोनिक अम्ल है। गन्ने का रस वो ग्लाइकोनिक अम्ल है। कई बार आपको चिंटी काट जाती है, फॉर्मिक अम्ल, सबको पता होगा ये तो, कितने 11 हो गया क्या, बस एक और बचा है, सारे बता दिए मैंने, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। 12 नंबर है चिंटी का डंक। चिंटी अगर आपको काट जाती है तो आपको खतरनाक जन्म। चिंटी 2 प्रकार की है, एक है भूरती कीड़ी, एक है कालती कीड़ी, होता है ना। भूरे वाली चिंटी जब काट जाएगी ना दापड़ हो जाए, बागड़ी में समझ गए ना, भूरे वाली चिंटी काटेगी ना खतरनाक जलन पैदा होगी, या अगर चिंटी मान लो पैर पे चढ़ भी गई कोई दिक्कत नहीं, जब काटेगी ना फिर तुम लोग ढूंढते हो उसे, खट्टे से खागी, अरे डिमांड होगी, है ना। वो जो चिंटी है ना, अब चिंटी 2 है, मैंने क्या बोला, एक लाल वाली एक काली वाली। लाल वाली चिंटी का साइंटिफिक नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसीलिए कई किताबों में लिखा हुआ चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल है, आप कहते हो फॉर्मिक अम्ल, और कई बार आ जाता है मेथेनोइक अम्ल, तो आप सोचते हो गलती होगी आपने तो, अरे एक ही है दोनों ही, इसी को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, भूरती कीड़ी को वैज्ञानिक नाम है फॉर्मिक का,
वैज्ञानिक नाम तो है कीड़ी है, तो क्या नाम को नहीं उसी थारो नाम है नहीं थे कीड़ा कम हो। सबका नाम है वैज्ञानिक प्राणियों। साइंस में कुछ भी नहीं है हमारे संसार में जिसका साइंटिफिक नेम ना हो। सारे हमें याद, मुझे भी नहीं है सारी याद, तो बहुत है नाम। पर चिंटी का साइंटिफिक नेम होता है फोर्मिका, इसलिए अम्ल का नाम पड़ा फोर्मिक अम्ल। फोर्मिक अम्ल, फोर्मिक अम्ल, इसी को ही कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। एक ही बात है, एक ही, अभी तो कहा है मैंने, एक ही बात है, HCOH। इसी को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मत लिखो, थे ए नाम याद कर लो तो ही बहुत है, ए बोल जो काल हम ध्यान है। लो, अम्ल से क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना भले। तो चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। क्या होते हैं? तेजाब। जब चिंटी काटती है आपको जलन होती है, दर्द होता है ना? कारण क्या है? फॉर्मिक अम्ल निकलेगा। अम्ल क्या है? एसिड है, तेजाब है। पर ध्यान रखना, ये जो अम्ल है ना, उसको कहीं तुम लोग दुर्बल अम्ल मान लो। ये दुर्बल नहीं है, ये प्रबल है, तेजाब है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल था, पर इंडेक्स में मैंने लिखवाया है कि स्रोत और अम्ल का नाम इसलिए बनाई थी। ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल मत गिनना इसको, ठीक है? अब ये थे आपके अम्ल 12-13, तो ये हो गए हैं। बेर के अंदर सिलिसैलिक एसिड, विटामिन B11 का रासायनिक नाम है सैलिसिलिक अम्ल। पढ़ाया था ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। मधुमक्खी डंक में कौन सा? सब है, मधुमक्खी का डंक आ जाए, टांटिया का डंक आ जाए, डंक जो भी होगा यही आएगा। फोर है नेटल डंक को नहीं हुआ, नेटल पौध हो गया, बताऊंगे? कोई नहीं, बता वही बता दू, शांति रख। लारला याद होई को आगे नई नई चीज बोलो। नेटल नेटल डंक, नेटल डंक को नेटल पौध हो गए, बताऊं? रुक जा, इधर देखो, उतार लिए गए। चलो अब देखो, आप कई बार क्या होते हैं, टूरिज्म होते हैं ना, जंप नहीं होते उसके अंदर, डंक नहीं है, सांप के अंदर जहर होता है, स्वाद में अम्ल थोड़ी होता है। एक कीड़ी खा जाए, सांप खा जाए, थाने खाटो खाटो लगे के भी ठीक है, दर्द से बढ़िया लाए, खा गए ठीक, खा ले, थोड़ा खा ले, इं कहोगे अम्ल थोड़ी होगा, जहर होता है, वहां पे पॉइजन है, वो जहर फैल जाएगा प्राणियों। हाँ बोल है एल्यूमिनियम, भूगर्भ पूछे तो एल्यूमिनियम, भू परपटी पूछे तो कैल्शियम, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। क्यों? क्यों को मतलब है रेत, धूड़ धूड़ ओरियो। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिट्टी कहते हैं, सिलिका रेत, इसमें 40.6% ऑक्सीजन है। भू परपटी धरती है ना, भू परपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पैदा? ऑक्सीजन है, पर ये अधातु है। धातु पूछे तो कैल्शियम, भूगर्भ पूछे तो एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन है 78.07%। सारा पढ़ाया हुआ है उन लोगों को। क्या दिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या है बोलना? धातु, धातु तो एल्यूमिनियम है ही भूगर्भ में। ऑक्सीजन तो है, धातु है। ऑक्सीजन भू परपटी पर है, पर ऑक्सीजन तो है, धातु है। गैस से वो धातु पूछ रहा है, धातु तो एल्यूमिनियम होगी। ऑक्सीजन तो है, धातु है ना, मैंने पढ़ाया था ना, है धातु कितने संख्या? 22। गैस, ठोस, द्रव 10 है, धातु में ठोस है, 11 गैस है और 1 द्रव है, पढ़ाई थी ना। तो ऑक्सीजन तो गैस है, गैस है तो है धातु है, और वो पूछ रहा है धातु, तो वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी बोलोगे। वो ऊपर लैंग्वेज पढ़ा करो, सामने वाला पूछ क्या रहा है, इधर ध्यान दो। नेटल क्या? कई जो टूरिज्म होते हैं ना, कहीं घूमने चले जाते हैं, है ना, पहाड़ी इलाके में, कोई ठंडे एरिया में जहां हरियाली होती है, शानदार मूवी वगैरह में आप सीन देखते हो, कहते हो ना यार क्या मस्त सीन है, यहाँ कभी घूमने जाना चाहिए, झरने वरने बह रहे हैं, ऐसे पहाड़ है, मस्त मन करता है ना घूमने जाए, हरियाली वाला। गए हो कभी? हैं? सबसे अधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम है। रक्त में सबसे अधिक आयरन है। रक्त में सबसे कम कोबाल्ट है। शरीर में सबसे कम मैग्नीज है। बस शरीर में इससे अलावा और कुछ नहीं आता। अब देखो, आप कहीं पहाड़ी इलाके में, ठंडा एरिया है जहां पे हरियाली है, पहाड़ वगैरह है, झरने वरने बह रहे हैं, बढ़िया मौसम है ना, गर्मी ना सर्दी, शानदार मौसम, वहां कहीं घूमने चले गए,
टूरिज्म होते हैं ना, पर्यटक। आप चले गए तो आप जंगल से गुजर रहे हो, एक सल्क वाला पौधा होता है, साकीय पादप कहते हैं सल्क वाला पौधा। सल्क वाला पौधा जानते हो, जैसे हमारे ग्वार होता है, जानते हो ना? यस सर। गुआर है, साकीय पादप है। समझ लो इधर किस बात की हंसी आ रही, मुरारलाल पारी कैड होगी अड़ा का मैं जोक सुना रहा हूं तने, केमिस्ट्री है या दंग पढ़ लियो दांत काट थने मन आ बात कोनी समझ कोनी खत्म हो ठंडाई कोनी भी हंसनो कच्ची है कई तो बिना बात ये ढंडा चाहिए सीधे मुंह बाहर रखा है उगाली से काटता रहो। अरे कोई बात सर हंसे करे 24 घंटा राफा सीधी कर दी ठीक है बैठी को तो लगे यहाँ बागड़ी में बोगड़ झालर के कराना गाँव में जेकड़ी करोगा नहीं कोई कैसी यहाँ क्या करे ऐसी है टू में यहाँ कही थने तो कोई बात होगा हंस हंसे करो कोई बात ही कोई सूत्र बताओ तो ही राफा सीधी कर दी कोई लाइन बोले तो ही राफा सीधी कर दी के हो आप डोर दिखाई में रोग होने लड़ी कटी को डंगा सर बेइज्जती कर गेड़ा होने थे बेइज्जती कैसे तुड़ी करा जो गलत बंदे रिस धर्म था कोई ले जाए कौन डंगे जी थाना बठी बुलावा को जिम्मनी ढंग से देख लो क्या करते हो यार समझ में नहीं आता तुम लोग ऐसे करते क्यों। इधर देखो ये एक पादप होता है जो आपने क्वेश्चन पूछा था अभी उसका आंसर दे रहा हूं एक ऐसा इस पे सल्क है इस पौधे का नाम होता है नेटल। ये हरियाली वाला एरिया होता है ठंडक ज्यादा है झरने नदियां ज्यादा है जहां पर हरियाली होगी खूब पहाड़ों वहां मिलता है। नेटल पादप होता है ना वो कैसा पादप है कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है नेटल कैसा पादप है नीचे लिखा होगा साकीय पादप तो सही है साकीय मतलब शल्क कैसे जैसे हमारे ग्वार है ना फंकी हुआ नहीं फंकी ग्वार एक साकीय पादप है सल्क होती है सल्क इसको सल्क बोल दो साकीय पादप बोल दो नेटल। ये जब भी आप ऐसे गुजर रहे हो मान लो है ना आपके पैर पे कहीं पर भी इसकी पत्ती अगर इसे रगड़ खा गई लग गई ये तो इसके जो सल्क हो जैसे ग्वार में कई बार आपने टी शर्ट वगैरह पहनी आप ग्वार में घुस गए फंकी खान लग जाए नहीं वैसे सल्क है ना वो उसकी नेटल की आपकी त्वचा के संपर्क में आ गई ना पैर वगैरह में लग गई कहीं पे आप घूम रहे हो जैसे पहाड़ों से गुजर रहे हो आपको लगे मेरे को कोई जानवर काट गया ऐसा लगे कोई जानवर काट गया मेरे को बिच्छू या सांप खतरनाक दर्द होगा जानवर नहीं है वहां पे कुछ नहीं कोई जानवर होता है वो पौधों की पत्तियों में तो रहने से रहा वहां पर जो नेटल होगा ना ये पादप जब भी आपकी त्वचा के संपर्क में आएगा इस पादप से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। ये सेम टू सेम वही अम्ल है जो चिंटी के डंक में पाया जाता है। इस वजह से आपको खतरनाक जलन हो रही है आपको लगता है सांप बिच्छू काट गया ऐसा कुछ नहीं है उपचार है कभी अगर घूमने जाओ तो। ये जो पौधा होगा इसकी बगल में जहां पर नेटल पादप होगा ना पक्का उसकी जड़ों के पास एक और पौधा होगा जिसकी पत्तियां कटी फटी नहीं होगी ना ही वहां पर शल्क होंगे डायरेक्ट सीधी ऐसी पत्ती मिलेगी वो पादप होता है डॉग। डॉग को नहीं गंडक की बात कौन करूं पौधा की बात करूं डॉग पादप की पत्ती आप लो हाथ में ऐसे रगड़ो 3-4 पत्तियों को जहां पर आपको जलन हो रही है उस भाग पर आप ऐसे रगड़ के ऐसे लगा दो आपको तुरंत राहत का अनुभव होगा। अब इससे क्या मतलब निकला नेटल पादप से जलन हो रहा है किसकी वजह से हुआ होगा डॉग को आपने रगड़ के वहां पर लगाया राहत मिली तो डॉग कैसा है पक्का क्षार है क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अपने अपने गुण और गुण खो देते हैं उदासीन होकर वो बना देते हैं लवण और जल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है नेटल पादप से कौन से अम्ल का स्त्रावण होता है मेथेनोइक अम्ल। नेटल कैसा पादप है साकीय। निम्न में से या यूं आ जाएगा नेटल पादप किस प्रकृति का होता है और डॉग पादप किसका होता है तो नेटल पादप से भी चिंटी वाले डंक का भी अम्ल निकलता है ठीक है तो लिख लो नेटल पादप से निकलने वाला अम्ल और डॉग पादप की प्रकृति डॉग ऐसे लिख लो डॉग पादप की प्रकृति। तो कभी घूमने का मौका मिले कभी लगे ऐसे कि अब घूमने जाते हैं तो आप ये थोड़ी है वहां पे अंडर सेटिंग करके जाओगे कोई टी शर्ट लोअर होती है कैपरी वगैरह पहन लेते हैं खुले घूमते हैं मतलब घूमने गए हो तो वैसे ही तो पैर वगैरह में कई बार लग जाता है ऐसे तो कभी हो तो वहां ढूंढना कि कटी फटी पत्तियों के पास कोई और पत्तियां है क्या आर्मी वालों के खास काम होगा तुम लोग तो कहीं भी जाना पड़ सकता है और तुम्हारे संपर्क में आ ही जाएगा ये कहीं ना कहीं लग गया तो ठीक है मिल जाएगा लागूगा दिल छोटो ना करो यहाँ की बात है पढ़ोगा तो लागूगा नहीं तो बजे तो लागू की गई खड़न खड़े तो लागूगा हैं खुंजे तो आप ही लाग जी ना पड़ी जना जय मैदन की पल्ले नहीं पीसा ना नहीं जय मैदन खुंजा आप ही लाग जे पड़ोसी रिश्तेदार आप ही लगा दे पड़ोस में कोई घड़ी लागे को नहीं पहला वो थारे करिया वागो थार छोरो तैयारी करता नहीं
वो बांग छोरो लाग गयो थार लोग करे थे कन्ने बैठे उन थारा मन मैया उठ गया मैं डांग मारूंगी सिर में और कन्ने बापू बैठे उन खड़ियो कोनी हुई जे बैठे उनी खड़ियो होनो महाभारत हो जे बे हूं तो ऊके खड़ियो और वो आगे तन देख रखे को बांग छोरो तो लाग गयो। अब बहुत तैयारी करतो बांग छोरो थे बड़े बैठे उन थारे बढ़िया होगी अब के करा अब खड़ियो किया महाभारत हो जाएगी तो खुंदे तो लगा दे पड़ोसी यानी तो रिश्तेदार लगा सी दुनिया में सब दो ही मोटी चीज है घर वाला की कौन कहे एक तो रिश्तेदार है एक पड़ोसी वह फोन जरूर करेगा कोई काम उसी थोड़ा तैयारी करे कैसे तैयारी करे पड़े फिर रोन तो सूरत करना बैठाइए वो पैसा बर्बाद करे लियो बिन करे बुला लियो रिश्तेदार पड़ोसी दो काम हुए जब ना लगे खुंदे तो भी लाग जाओ जे में पैसा हुए नहीं तो के कौन लगे बागड़ी में कहावत है जे रोपड़ी पल्ले तो खोड़ में ही चल रहा है समझ गया नहीं बाबा है इधर देखो रोपड़ी हाँ बा पल्ले हुए नहीं तो खोड़ में बैठो की मांग ले बुलाई जन्नत बैठी नसीब होती। इधर देखो ये थे आपके अम्ल लिख लिया डोक पादप की प्रकृति कैसी है क्या लिखोगे और नीचे सेकंड लिखना नेटल पादप की प्रकृति नेटल पादप की प्रकृति अम्लीय तो है ही और अम्ल का नाम आपको पता है चिंटी के डंक वाला ही है कौन सा इसका एसिडिक नेचर है ये बेसिक नेचर है ये क्षारीय है ये अम्लीय तो कई बार आ जाता है पेपर में निम्न में से कौन सा एक अम्लीय पादप है नेटल कौन सा क्षारीय है तो डोक कौन सा सल्क वाला पौधा है साकीय ये साकीय साकीय बागड़ी में पके वहां सल्क हिंदी में सल्क कहते हैं बागड़ी आड़ू भाषा में कहते हैं फंकी इससे बढ़िया तो ये चले था साइंस में आपको बढ़ानी कौन इसी भाषा में ना याद हो इस तरह वही कौन फिर जिंदगी है ये नेटल नेटल कांटो अलग हुआ है सलक अलग हुआ है हम लोग खत्म ठीक है चलो अब शुरू करते हैं अपने चार इनको कल पढ़े चलो लिख लो टाइम पड़ा है लाइट नहीं है क्या बताइए इधर ध्यान दो अम्ल सारे खत्म हो गए अम्ल में जो क्वेश्चन थे सब बता दिए मैंने आपको अब 2 नंबर अपना टॉपिक शुरू होता है क्षार या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बेस देखो क्षार क्या मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रुबिडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है पढ़ा भी चुका हूं याद आ रहे हैं किसी को ढंग से देखा हुआ याद आ जाएंगे सोडियम धातु में पढ़ाया था कपड़े धोने की साबुन बनने में काम आता है कास्टिक सोडा याद आ रहा है नहाने की साबुन बनाते हैं याद आ रहा है यही पढ़ाया था एसिडिटी खत्म करने काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बुझा हुआ चूना सब में कोई खास चीज है क्या है क्या सब में क्या है सब में हाइड्रोक्साइड है जैसे अम्ल लिखे थोड़ा अंतर देखो अम्ल ऐसे थे सारे क्या खास बात थी अम्लों का मुख्य आयन है हाइड्रोजन आयन ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ रही है इसे आप बोलोगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन जैसे अम्ल हमने तोड़ा था इसे याद आ रहा है पानी में घोल के कौन सा आयन मिला था ऐसे क्षार भी तोड़ लो आप डेटो कॉपी आप क्षार तोड़ोगे कोई भी क्षार ले लो मैं एक ही लिख रहा हूं एक क्षार लिख रहा हूं इनमें से ये लिया मैंने क्षार इसको मैंने पानी में घोला और लगा दिया करंट विद्युत धारा प्रवाहित कर दी टूट गया Na+ में टूटेगा सोडियम 11 नंबर पे आता है सोडियम धातु 11 पे आती है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 8 2 और 8 10 हो गए एक फालतू है त्याग दिया सोडियम बना +1 और हाइड्रोक्साइड बना -1 ये क्षार है क्या डेफिनेशन बनी देखो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूट करके इस आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड देखो हाइड्रो ऑक्सीजन दोनों ना हाइड्रो ऑक्साइड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर
हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्षारकों का मुख्य आयन कौन है? H प्लस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, OH नेगेटिव। उत्तर होगा OH नेगेटिव। हिंदी में नाम आया। क्षारकों का मुख्य आयन कौन है? हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो क्षारकों में OH होता है, अम्लों में खाली H होता है। इतनी बात है। लवण में तो कुछ पढ़ने वाली चीज है, ये दो ही चीजें। तो क्षार की परिभाषा लिखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर OH नेगेटिव, हिंदी में लिख लो हाइड्रोक्साइड आयन को अष्टक में। OH नेगेटिव का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड, और माइनस लग गया तो ऋण आयन है, प्लस लगता तो धन आयन है तो कुल मिला के आयन ही। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जो मैंने बोला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर, ये लिखा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। नीचे लिखना चाहो याद रखने के लिए समीकरण तो लिख लो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूट करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यही मैंने लिखा, यही मैंने बता दिया आपको करके, ऐसे होते क्षार। उतार लिए इतना? अम्लों के गुण याद आ रहे हैं? सारे गुण उल्टे कर दो, सारे टोटल, बस चालकता को छोड़कर। क्षार बने। अम्ल स्वाद में कैसे? उल्टे। क्षार अम्ल नाम से बताया था, अम्ल नीले लिटमस को उल्टा कर दो, उल्टा। अम्ल मेथिल ऑरेंज को कैसा करते थे? अम्ल लिटमस को भी लाल ही करते हैं, मेथिल ऑरेंज को भी लाल ही करते हैं, दोनों को लाल करते हैं। क्षार है वो मेथिल ऑरेंज को कर देंगे पीला, लिटमस को कर देंगे नीला। फर्क है। अम्लों का पीएच मान 0.7, क्षारकों का उल्टा 7 से 14, एक ही गुण समान है। अम्लों में भी करंट आएगा, क्षारकों में करंट आएगा। क्यों? क्योंकि आयन यहां भी बन रहे हैं, आयन वहां भी बन रहे थे। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जहां आयन बनेंगे वहां करंट आएगा ही आएगा। सूखी लकड़ी में नहीं आता, गीली लकड़ी होती है आ जाता है। पानी है, लकड़ी के अंदर घुस गया तो घुस गया तो टूट गया, H प्लस बन गया। ओ ऑक्सीजन थी, -2 बन गई, आयन बन गए। बस आयन बन गए तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो करंट आएगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहां भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, वहां भी मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रिलीज हो रहे हैं। तो क्षारकों में भी करंट आता है, अम्लों में भी करंट आता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, अम्लों और क्षारकों का कौन सा एकमात्र गुण समान होता है? उत्तर होगा चालकता का। कौन सा? बाकी अम्ल क्षार के उल्टे हैं। लिखो क्षारकों के गुण, क्षार के गुण, क्षार के गुण, सारे गुण उल्टे कर दो। जो 5-6 गुण थे उल्टे कर दो। फिर जैसे अम्लों के प्रकार थे, क्षारकों के प्रकार है। चार ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है। क्षार के गुण, अम्ल स्वाद में और क्षार क्या होंगे? स्वाद में कड़वे। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते थे, क्षार भूल जाओ तो तरीका मैंने बता ही दिया था, अनिल नाम से याद रख लेना, अनिल से, नीले, अम्ल नीले को लाल, उल्टा कर दो लाल को नीला, क्षार बन जाएगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र तो नहीं भूलोगे अब?
देखो सिंपल तरीका है, अम्ल नीले को उल्टा कर दो, लाल को, वो क्षार बन जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो और क्या था, मैथिल ऑरेंज को अम्ल तो करते थे लाल, ये करते हैं पीला। मैथिल ऑरेंज को पीला कर देते और बिल्कुल विद्युत के सुचालक, अम्ल भी सुचालक होंगे, क्षार भी सुचालक। एक ही गुण अम्लों और क्षारकों का मिलता है, बाकी कोई गुण आपस में मिलता नहीं। बिल्कुल, अम्लों का पीएच मान था 0.7, क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच रहेगा। लिटमस पत्र तो बताया था, किससे निकलता है? लाइकेन पादप। क्या होता है? सेवाल होता है, इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। सेवाल जानते हो? कमोदरी, काई, काई बोल दो, कमोदरी बोल दो, एल्गी बोल दो, सेवाल बोल दो। तो लिटमस पत्र सेवाल पादप, सेवाल से प्राप्त किए थे। पादप का नाम पूछे कौन सा सेवाल? लाइकेन। ये थे क्षार के गुण। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? और लाल लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैथिल ऑरेंज को पीला करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं, और क्षारकों का पीएच मान कितना होता है? 7 से 14। अब लिखो क्षारकों के प्रकार, नोट कर लिया इतना? रफ कर दूं? क्षार के प्रकार, सबसे पहला क्षार पढ़ते हैं NaOH। पढ़ा चुका हूं वैसे मैं आपको, ये सोडियम धातु में जो बाद में आई इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूं, बाकी करवाया है मैंने आपको। कपड़े धोने की साबुन बनाई थी, सोडियम धातु में करवाया था। रासायनिक नाम तो बनेगा Na, तो धातु है कौन सी? सोडियम। OH होता है हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक सोडा। बिल्कुल, दाहक सोडा इसी का नाम है, ज्वलनशील होता है। कपड़े धोने के साबुन बनाते हैं इससे। उपयोग कपड़े धोने की साबुन बनाने में। पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बनाने में, कपड़े धोने की साबुन बनाने में ये काम आता है। जैसे सबसे खतरनाक अम्ल कौन सा है? HCl है ना? नहीं है, H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, पीएच मान 0 से 1। सबसे शक्तिशाली क्षार पूछे यही है। क्षार का पीएच मान कितना? 7-14। इसका पीएच मान नेट 14 है। इससे खतरनाक कोई क्षार है ही नहीं, और H2SO4 से खतरनाक कोई अम्ल नहीं है। सबसे शक्तिशाली क्षार है ये, सबसे शक्तिशाली क्षार। सबसे शक्तिशाली क्षार पूछे तो यही है। पीएच, वैसे तो पीएच आपसे इतना गहरा पूछेंगे नहीं, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। पीएच होता है इसका नेट 14। फिर नाने के साबुन आ जाती है, उसका 13 हो जाता है, 13.2 के आसपास। फिर हमारा एसिडिटी वाला आ जाता है, पेट दर्द की गोलियां वगैरह, इनका पीएच होता है नेट 10 के आसपास, 10 होता है। इससे खतरनाक कोई क्षार नहीं है। हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला क्षार। यहां पे दूसरा क्षार K लगा दो,
KOH, OH का मतलब तो हाइड्रोक्साइड है ही, K का मतलब हो गया पोटेशियम, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहां पे इधर देखो हाइड्रोक्साइड तो दोनों में ही है ना, इसमें सोडियम कास्टिक, दोनों ही कास्टिक ही है, इसमें सोडियम है तो ये कास्टिक सोडा, इसमें पोटेशियम है तो कास्टिक पोटास, इतना ही फर्क है। वहां पे सोडियम आ रहा था तो नाम पड़ा कास्टिक सोडा, यहां पे क्या आ रहा है सोडियम है क्या ना पोटेशियम है तो नाम पड़ेगा कास्टिक पोटास। पोटेशियम है तो कास्टिक पोटास, सोडियम है तो कास्टिक सोडा, याद रहेगा। सोडियम है तो बोल दो सोडा, पोटेशियम है तो बोल दो पोटास, है दोनों ही कास्टिक। ये कहां काम आता है, ये नाने की साबुन बनाते हैं, निरमा, सब सारी आ गई इसके अंदर। लक्स के लक्स बड़ी याद रहे, फोटो याद रहेगा, नहाने की साबुन बनाने में वो यही है। शक्तिशाली नहीं लिखोगे, सिर्फ पीएच याद रखना तेरा, ठीक है। थोड़ा सा कमजोर हो गया, बाकी ऐसा नहीं कमजोर है ना, तगड़ा ये भी है, और वो जो कपड़े धोने की साबुन है ना उससे थोड़ा सा कमजोर है, इतना ही फर्क है। वो हो गया कास्टिक पोटास। उतार लिया, उतारो तो लाग रहे हो, हाँ शाना टब्बर पहले काम कर लिया, लाग रहे अजय पड्डो लगा रहा क्यों यहाँ, उतारो उतारो फटाफट। हमने 4 आज खत्म कर लेते हैं, कल पीएच स्केल और लवण खत्म कर लेंगे। एक दो 4 और पढ़ लो। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा वो याद रखना CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca मतलब कैल्शियम, OH लगेगा तो हाइड्रोक्साइड तो बोलना, ये सब में ही आएगा हाइड्रोक्साइड नाम तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं बता दो फटाफट, अब तो बोल दो। बुझा हुआ चूना, या आप इसे कहोगे सफेदी का विलयन, इंग्लिश में बोलो तो लाइम सॉल्यूशन या लाइम विलयन। चूने का दूध या पानी, बागड़ी में समझाई हो, कड़ी, ये जो किया हुआ है यही है। बाजार से चूना लाते हो, पानी मिला देते हो, जो सफेद सफेद घोल है दीवार पे पोतते हो वो यही होता है। इस घोल को पोत देते हो तो वो बुझा हुआ चूना होता है। आगे वाला है MgOH2, Mg हो गया मैग्नीशियम, OH लगा हुआ तो क्या पढ़ोगे हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ोगे हाइड्रोक्साइड। ये काम आता है, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट दर्द की गोलियां इनो वगैरह होती है ना, उस पे चेक कर लेना, मिल्क मैग्नीशिया लिखा होता है। साल्ट आते हैं ना टेबलेट पे, साल्ट लिखे होते हैं, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये वहां ये लिखा होता है पेट दर्द की गोलियों में, या इनो वगैरह पे लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट दर्द में काम आता है। पेट दर्द होता है तो क्योंकि क्षार है, पेट दर्द अम्ल से हो रहा है, क्षार लोगे तो अम्ल और क्षार मिलकर अपने अपने गुण खो देंगे। अम्ल खो देगा खट्टेपन का गुण और क्षार खो देगा कड़वेपन पर। परिणाम स्वरूप क्या होगा, राहत मिल जाएगी, उदासीन हो जाएंगे दोनों। उपयोग, ये काम आता है उदर, बागड़ी में कहते हो पेट, उदर, उदर की एसिडिटी, उदर की एसिडिटी को कम करने में, उदर की एसिडिटी को कम करने में, ठीक है। क्षार रासायन कम कर देता है, अम्लता कम कर देता है, पेट दर्द खत्म कर देता है। ये हो गया।
ये तो आपको 4 याद रखनी थी। एक और लिखना चाहो तो एक और याद रख लो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये उर्वरक बनाता है। खेतों में हम अम्ल भी डालते हैं, हम क्षार भी डालते हैं, डिपेंड करता है आपकी मिट्टी जो है उसका नेचर कैसा है। मिट्टी में अम्लीय उर्वरक चाहिए तो अम्लीय डालने पड़ेंगे, क्षारीय चाहिए डालने पड़ेंगे। नमक वगैरह डालते हैं ना लोग खेतों में, ठेका जमीन ले लिया, गट्टा गट्टा ठोका सीधा, अगले गड्ढे पर ठेका कौन दिया, फिर भी नहीं उपज हो जाती है बढ़िया, पर जमीन की डैश 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 उर्वरक बनाने में काम आता है। बना रही है ना डैश डैश, मैंने बोल दिया, प्रीपोजिशन तुम लोग खुद लगा लेना, ठीक है। मैं नाउन प्रोनाउन थोड़ी करवाऊंगा सारे तुम लोगों को। ये थे आपके अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार हो गए खत्म। कल अपने पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या है। पीएच मान आते हैं ना कि नींबू का पीएच मान कितना है, दूध का पीएच मान कितना है, तो पीएच स्केल इसी के अंदर है। लवण भी पढ़ेंगे, सारे लवण भी इसी में आएंगे, ठीक है। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। अम्ल क्षार हो गए खत्म। मिलती है ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।